भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाला देश। भारत की इस संस्कृति को किसने जन्म दिया? भारत की संस्कृति को यहाँ के प्राकृतिक विविधताओं ने जन्म दिया। भारत की प्राकृतिक विविधताओं के बारे में चर्चा करें तो हमें दिखता है कि भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत, जिसकी चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के दक्षिण में पठार, भारत के पूर्व में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र मोसिनराम स्थित है, और भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल जो कि एक रेगिस्तान है। वहीं उत्तर भारत में उत्तर भारत का मैदान जो कि उपजाऊ भूमि है। अब भारत इतिहास के दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे, जरा देखिए। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत में ही विकसित हुई, और विश्व की सबसे प्राचीन गणराज्य भारत के बिहार में स्थित है। भारत में ही नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां पर कई देशों से छात्र आया करते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब भारत के इन सफलताओं में आज भी भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है, परंतु भारत के विकास में एक चीज है जो कि बाधा का कार्य कर रही है, और वो है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ प्लस है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। वहीं चीन की जनसंख्या 141 करोड़ प्लस है। एक और चीज, भारत के ही नाम पर दुनिया में एक महासागर है जिनका नाम है हिंद महासागर, और कोई ऐसा देश नहीं है जिनके नाम पर कोई महासागर है। तो चलिए अब हम लोग क्लास में चलते हैं और भारत में और क्या क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड के मैप में आ गए हैं। अब इस वर्ल्ड के मैप में देखिए भारत की स्थिति क्या है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वर्ल्ड के मैप में एक ऊपर से नीचे तक मैंने लाइन खींचा। ये जो है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। याद रखिएगा, इस लाइन का नाम क्या है? ये मुख्य मध्याय रेखा या प्रधान मध्याय रेखा है। इसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहते हैं? ये प्रधान मध्याय रेखा है। क्या है? प्रधान मध्याय रेखा। प्रधान मध्याय रेखा 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री के देशांतर जो है वो धरती को 2 भाग में बांटता हुआ दिख रहा है। एक ये भाग जिधर हमारा इंडिया है, और एक ये भाग जिधर इंडिया नहीं है। जिधर इंडिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। यानी कि ये 0 डिग्री देशांतर ने पूरे धरती को 2 गोलार्ध में बांट दिया। एक गोलार्ध ये कहलाएगा, इसका नाम होगा पूर्वी गोलार्ध, और एक ये कहलाएगा, इसका नाम क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। इसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और एक कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब जरा ध्यान से देखिए, भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध की तरफ। तो जितना भी देशांतर रेखा आएगा ना, जितना भी देशांतर आएगा, सारा का सारा देशांतर का नाम होगा पूर्वी देशांतर। भारत के पास से जो भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी, सारी की सारी क्या होगी? पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। याद रखिएगा, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत के पास से जो भी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई दिखेगी, आप कहिएगा कि वो पूर्वी देशांतर है। जब भारत की स्थिति बताएंगे तो उस समय आप कहिएगा वो कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। ठीक है। मुख्य मध्याय रेखा के बारे में मैंने बात कर लिया। अब मैं भूमध्य रेखा के बारे में बात करूंगा। ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा क्या कर रही है? ये भी तो धरती को 2 भाग में बांट रही है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर के भाग को आप कहिएगा उत्तरी गोलार्ध।
और सबसे नीचे का भाग क्या कहलाता है? सबसे नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। आप इसको कहिएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने क्या किया? पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमको देख के बताइए कि भारत कौन से गोलार्ध में है? आप कहिएगा अरे भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये जो 0 डिग्री लाइन है ये क्या है? ये अक्षांश है। इस तरह की जितने भी लाइन खींची जाएगी सारी की सारी क्या होगी? अक्षांश होगी। भारत में जो भी अक्षांश आएगा सारा का सारा अक्षांश कहलाएगा उत्तरी अक्षांश। क्यों कहलाएगा उत्तरी अक्षांश? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए अक्षांश कहलाएगा उत्तरी अक्षांश। तो आपने यहां पर समझा कि भारत में देशांतर जब कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और जब अक्षांश कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यानी भारत पूर्वी और उत्तरी दोनों गोलार्ध में है। भारत एशिया में स्थित 48 देशों में से एक देश है। भारत एशिया में स्थित एशिया की 48 देशों में से एक देश है। और एशिया की सबसे बड़ी देश कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी देश रूस है। आपको तो रूस के बारे में पता है। एशिया की सबसे बड़ी देश कौन सी है? रूस है। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी देश कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी देश चीन है। और तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया, हमारा भारत। तो हमारा भारत एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे नंबर पर आता है। एशिया में मैंने कहा, लेकिन अगर पूरा विश्व में अगर बात करेंगे तो पूरा विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा, पूरा विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां। अब हम लोग अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत एशिया में कहां पर स्थित है वो देखिए, है ना। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा एशिया महादेश, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। और इस एशिया महादेश के दक्षिण में ये कौन है? हमारा देश भारत। तो अगर एशिया को 4 भाग में बांटेंगे तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये क्या कहलाएगा? पूरब। भारत कहाँ आया? दक्षिण में। तो भारत एशिया के कहाँ स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो, हमारा जो देश है ना वो आज जितना बड़ा दिख रहा है इससे ज्यादा बड़ा था। ये जो पाकिस्तान का जगह, ये भारत का ही तो हिस्सा था ना। पाकिस्तान तो निकला है भारत से, तो पाकिस्तान का जगह भारत का ही हिस्सा है। ये जो सिंधु नदी बह रही है वो कहां पर बह रही थी? भारत में ही बह रही थी। भारत जब है ये तो भारत में ही बहेगी। अच्छा, इस सिंधु नदी के पास ना आर्य आकर रहते थे। आर्य, तो जो आर्य हैं वो सिंधु नदी के पास आकर बस गए थे। आर्यों के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, उनका नाम था भरत। आर्य कहां बसे थे? सिंधु नदी के पास। और आर्यों के शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? भरत था। उन्हीं के नाम पर हमारे इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष, भारत। तो याद रखना है हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? सिंधु नदी के पास आर्य आके बसते थे। उन आर्यों के शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? भरत था। और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। अब देखिए, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ये बहुत ही रोचक बात है कि जो ईरानी होते हैं ना, ईरानी, वो स का उच्चारण नहीं कर पाते। वो स के जगह में ह बोलते हैं। स के जगह में ह बोलते हैं। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु में स है ना, स को हटा के ह लगा दो। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। और इस क्षेत्र में रहने वाले या पूरे इस क्षेत्र को, इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तो
तो याद रखिएगा, उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। किन्होंने कहा? ईरानियों ने कहा। क्यों? क्योंकि वो स का उच्चारण नहीं कर पाते, स के जगह में ह बोलते हैं। अब देखिए, यूनानियों ने हमारे सिंधु को इंडस कहा। यूनानी, ग्रीक, उन्होंने हमारे सिंधु को कहा इंडस। तो आप जानते हैं ना, इनका इंग्लिश नाम तो इंडस ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो यूनानियों ने इस सिंधु को क्या कहा? इंडस कहा। और इस देश को क्या कहा? इंडिया कहा। इस देश को इंडिया कहा। तो तीनों चीज आपको पता हो गया होगा कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? तो आर्य के जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? ईरानी जो थे वो स का उच्चारण नहीं कर पाते, ह बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू कहा और हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान। और इनका नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो यूनानियों ने सिंधु नदी को, ये जो सिंधु नदी दिख रही है, इन्हें क्या कहा? इंडस कहा। और इस देश को क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, इनका अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत की स्थल सीमा कितनी है? स्थल सीमा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना गुजरात के पास, जहां से हमारा अरब सागर होगा, तो अरब सागर के ऊपर से जो हमारा देश स्थल को छूता है, जैसे पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, चाइना को छूता है, ये जो हिस्सा ये नेपाल को छूता है ना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों को हमारा जो स्थल सीमा है वो क्या करता है? टच करता है, हमारा बॉर्डर छूता है ना। तो हमारे भूमि का, हमारे देश के भूमि का जो भाग दूसरे देश को छूता है वो कौन सा कहलाएगा? स्थल सीमा। तो ये सारा स्थल सीमा है, यहां से ये पूरा का पूरा क्या होगा? स्थल सीमा। और इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी होगी? स्थल सीमा की लंबाई कितनी होगी? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो स्थल सीमा जो है उसकी लंबाई होगी 15,200 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है, स्थल सीमा क्या होता है? हमारे देश का जो हिस्सा दूसरे देश को छूता है वह कहलाता है स्थल सीमा। तो यहाँ पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो पूरा का पूरा स्थल सीमा होगा, इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब जरा देखिए, हमारे इस भारत का तटीय सीमा कितनी है? तटीय मतलब जो समुद्र को छूता है वो। तो ये जो हिस्सा होगा ये पूरा का पूरा समुद्र को छूने वाला हिस्सा होगा, है ना। इसको जल सीमा भी आप कह सकते हैं। तो हमारा तट सीमा जो है वो भी, अच्छा, ये भारत का मुख्य भूमि है। हमने अभी यहाँ पर द्वीप को लिया ही नहीं, ये द्वीप लक्षद्वीप है, ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनको छोड़कर हम कह रहे हैं ये जो भारत का मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि का तटीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। लोग देखते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ लेंगे तो इनकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है। अगर हम द्वीपों को लेकर इनकी लंबाई देखेंगे, द्वीप सहित, तो द्वीप सहित जो इनकी लंबाई होगी वो होगी
7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर किसकी लंबाई होगी? ये पूरा का पूरा तट ले लीजिए आप, और तट के साथ साथ ये जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसके भी तट की सीमा को आप जोड़ दीजिए। तो अगर सभी के तट की सीमा को जोड़ा जाए तो हमारे पास नंबर आता है 7,516 किलोमीटर। अब देखिए, भारत में अगर हम लोग ये देखेंगे कि भारत पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना विस्तारित है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका विस्तार कितना है। अगर भारत के पश्चिम को हम लोग देखेंगे, ये हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा, और भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो कहां पर आता है? गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा आएगा हमारे गुजरात में। गुजरात के कौन से जगह भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है? तो गुजरात का गुहार मोती, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है गुहार मोती। याद रखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा, ये पश्चिम है, भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? तो ये गुजरात है, और गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है? गुहार मोती। तो भारत के सबसे पश्चिमी हिस्सा का नाम है गुहार मोती। और ये कितना डिग्री देशांतर में आता है? ये जो आपको लाइन दिख रहा ना, इसमें देशांतर होगा, ये लाइन में क्या होगा? देशांतर होगा। और यहां पर भी क्या होगा? देशांतर होगा। नीचे क्या होगा? अक्षांश। ऊपर क्या होगा? अक्षांश। तो गुहार मोती का देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर। ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर में आते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर भारत कितना दूर तक है? भारत और आगे जाएगा। आगे जाते जाते दिखता है 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। और यहां पर जो क्षेत्र है, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आता है? अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु, तो किबिथु में आता है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में आता है। किबिथु में आता है। और इसका देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगर भारत को देखा जाए, भारत अपने पश्चिम में गुजरात के गुहार मोती में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, अपने पूरब में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब भारत के उत्तर में देखते हैं कि कितना है। देखिए, भारत के सबसे उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस वाले जगह का क्या नाम है? भारत का सबसे उत्तरी भाग का क्या नाम है? उत्तरी भाग का नाम है इंदिराकोल। भारत के सबसे उत्तरी भाग का क्या नाम है? इंदिराकोल। ये कहां स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में स्थित है। जब से ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, तब से ये लद्दाख आप कहिएगा। तो इंदिराकोल कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है? कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इंदिराकोल लद्दाख के, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? लद्दाख है। लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कितना डिग्री अक्षांश? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जितना भी अक्षांश होगा सारा का सारा क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। अब नीचे आके देखते हैं तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, मुख्य भूमि का, मैंने कहा भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस क्षेत्र का नाम है, सबसे दक्षिण वाले बिंदु का क्या नाम है? कन्याकुमारी, या आप इसको कह सकते हैं कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी, या इसको क्या कहेंगे आप? कैप कैमोरिन। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा कि भारत सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर, सबसे पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और दक्षिण में देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर में देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। जगह का अगर बात करेंगे, पश्चिम में गुहार मोती जो कि गुजरात में है, पूरब में अगर बात करेंगे किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर में इंद्राकोल जो कि लद्दाख के कराकोरम श्रेणी में है, और एकदम दक्षिण में देखिएगा तो कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर तक फैला है। तो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर देखेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब भारत के पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई देखिएगा तो ये लंबाई आता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु मैंने क्या कहा? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। लेकिन आपको बता दें भारत का एक और दक्षिणतम बिंदु है, वो कौन सा है? ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण वाले बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसका कितना डिग्री अक्षांश है? ये 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर इनको पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट। अच्छा, अगर इसको देखा जाए इंदिरा पॉइंट को तो 2004 में ये जलमग्न हो गया। 2004 में क्या हो गया? जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। लेकिन भारत का भी क्या है? दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसका अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप आराम से कहिएगा कि कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन है। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। आप अगर 37 डिग्री 6 मिनट में 6 डिग्री 45 मिनट घटाइएगा तो लगभग आपका 30 डिग्री आएगा। यानी भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश का विस्तार आता है 30 डिग्री। और अगर देशांतर का विस्तार आपसे पूछा जाए तो देशांतर देखिए यहां पर सबसे बड़ा नंबर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, और छोटा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी लगभग में आपका 30 आएगा। तो देशांतर का विस्तार भी कितना होगा? देशांतर का विस्तार भी होगा 30 डिग्री। देशांतर का विस्तार होगा 30 डिग्री। तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश का विस्तार कितना है? 30 डिग्री। कैसे निकालिएगा? 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट घटा के निकालिएगा तो लगभग 30 डिग्री आएगा। अक्षांश विस्तार 30 डिग्री। देशांतर का विस्तार कैसे निकालेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो लगभग में कितना आएगा? 30 डिग्री। तो भारत का अक्षांश विस्तार देखा जाए और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो वो एक ही है, और वो कितना है? 30 डिग्री। आज का क्लास बच्चों यहीं तक। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारत के बारे में कुछ और बातें जो हमारे एग्जाम के लिए बेहतर होगी। धन्यवाद।